नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य काल। तो देखिए, मौर्य काल से संबंधित हमने बहुत सारी जानकारियां पढ़ ली, जिसमें साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा, विदेशी विवरण पढ़ा, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राजवंश का संस्थापक माना जाता है, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के जो अंतिम राजा धनानंद को अपदस्थ कर राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कब किए थे? तो 321 ईसा पूर्व के आसपास आप देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मगध के राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। चंद्रगुप्त के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों में, जैसे कि आप अगर देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति से संबंधित माना जाता है। वहीं जब आप देखते हैं दूसरी बात कि अगर बौद्ध ग्रंथों का प्रमाण देखेंगे तो वो मौर्यों को क्षत्रिय जाति से संबंधित बताते हैं, और जबकि जैन जो ग्रंथ हैं वो मौर्यों को मतलब एक तरीके से ना तो वो शूद्र मानते हैं और ना ही क्षत्रिय, मतलब वो लगभग न्यूट्रल की पोजीशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इससे एक सर्वाधिक अगर मान्य मत माना जाए तो उस टाइम पीरियड में, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, तो उसमें बुद्धिज्म काफी ज्यादा अपने चरम पे चल रहा था। और बुद्धिज्म आप देखेंगे तो मगध के आसपास क्षेत्रों में, चाहे अगर आप देखें तो बिंबिसार, अजात शत्रु जैसे टाइम पीरियड में आप देखते हैं, तो महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड में आप देख लीजिए, तो उसमें बुद्धिज्म ज्यादा सर्वाधिक मान्य मत में से अगर देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथों को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, और यही वजह है कि अगर आप देखें तो सर्वाधिक मान्य मत में अगर माना जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। अब देखिए, इसका रीजन ये है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अगर आप देखते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिस ब्राह्मण ग्रंथों की बात किया जाए तो आप देखेंगे तो मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा था, और ये मौर्य काल के बहुत सालों बाद आई थी। मतलब लगभग आप देखेंगे तो 700-800 साल बाद अगर कोई किताब लिखी जा रही है तो उसकी प्रामाणिकता पे ज्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। और वहीं आप देखेंगे तो विष्णु पुराण का भी यही हाल रहा है। तो अगर आप देखें तो लगभग क्या हो गई, ये जो भी लिखी गई हैं किताबें, जिससे आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों से, जिसके आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल जाता है। खास बात यह है, और यही वजह है कि अगर हम देखें तो बौद्ध ग्रंथों को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। और अगर आप यही अगर कोरिलेट करें तो जब आप चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ते हैं तो उन्होंने जो राजा राजा मतलब स्वामी के बारे में जो जो चीजें वर्णित की है, तो उसके आधार पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चाणक्य जो थे तो वो लगभग क्या थे कि वो राजा को क्षत्रिय वर्ण से ही ज्यादा वो करते थे, कि मतलब जो राजा होना चाहिए वो कुलीन होना चाहिए। ठीक है, तो खास बात यह है। और इसी सब आधार पे अगर देखा जाए तो अगर आप एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं, तार्किक अप्रोच रखते हैं, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो क्षत्रिय से संबंधित थे। अगर वहीं हम बात करते हैं साथियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली और उसका विस्तृत आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मुद्रा राक्षस नामक नाटक में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। देखिए, नाटक की जो किताबें हैं उनमें से आप देखें तो मुद्रा राक्षस काफी प्रचलित किताब रही है, और जिसमें आप देखेंगे तो लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं आपको उसमें मिल जाती हैं मेंशन की हुई। और यही आप देखेंगे तो इसको लिखा था, कहा जाता है विशाख दत्त ने 9वीं सदी में लिखा था। सोचिए, जब मुद्रा राक्षस लिखी गई थी, कब लिखी गई थी साथियों? 9वीं सदी में लिखी गई थी। और जबकि आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा है तो 321 ईसा पूर्व रहा है। मतलब 9वीं सदी आप सोच सकते हैं कहाँ है, और लगभग 9वीं सदी आप देखें तो इधर के आप सोच लीजिए 800 साल, और उधर आप देखेंगे तो ईसा पूर्व का जो लगभग 300 साल, तो 8 3 11 लगभग 1000 सालों का गैप है। अगर कोई किताब 1000 साल बाद लिखी जाती है तो उसका प्रमाणिकता इतना ज्यादा आप नहीं वो कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीजें फैक्ट्स क्या किए जा सकते हैं, तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। ठीक है, यही वजह है कि जो विशाख दत्त की है नाटक, उससे ज्यादा वो चीजें आप नहीं वो कर सकते हैं। खास बात यह है।
तो अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक विजयों के बारे में। तो देखिए, कहा जाता है कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, गिरनार जैसा कि आप लोग जानते हैं गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात का सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, तो वहां से रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिए थे। ये पूरी की पूरी आपको जानकारी गिरनार अभिलेख में मिल जाती है। और इस प्रदेश में आप देखते हैं तो पुष्यगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे, उनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक झील है जिसका निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन टाइम पीरियड में, तो उस झील का नाम सुदर्शन झील है। किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय क्या थे? जो अखंड भारत कहा जाता था, अखंड भारत के सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, इतना याद रखना है। वहीं अशोक के अभिलेख तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से जात होता है कि उत्तरी कर्नाटक तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त ने विजित कर लिया था। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र मतलब जो आप देखते हैं कर्नाटक का श्रवण बेलगोला साथियों, तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और संलेखना विधि से जो अपने प्राण का त्याग करते हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन क्षेत्र था वो कर्नाटक के लगभग क्षेत्रों है ना, उत्तरी क्षेत्रों तक पूरा का पूरा विस्तार था। यही वजह है कि चंद्रगुप्त मौर्य, सोचिए कोई अगर राजा जाके अपने प्राणों का, देह का त्याग कर रहा है, सोचिए देह त्याग कर रहा है, तो वो अपने ही राज्य क्षेत्र के अंदर करेगा, वैसा नहीं कि किसी दूसरे राज्य में जाके अपने प्राण का त्याग करेगा। तो जाहिर सी बात है, इससे पता चल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार था वो कर्नाटक राज्य के उत्तरी क्षेत्र तक था, जिसमें आप ब्रह्मगिरी देखते हैं, श्रवण बेलगोला देखते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार हो चुका था। ठीक है, इतना याद रख लेना है। और यही आप देखते हैं तो एक आप वर्णन भी देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो लगभग 6 लाख की सेना लेके संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। इस तरीके का आपको जिक्र भी मिल जाता, जब आप किताबें पढ़े होंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स में आपको ये चीजें मिल गई होंगी पढ़ने को। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में आप देखते हैं तो आपको बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कई बड़े भागों के अतिरिक्त आप पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम भारत का जो क्षेत्र देखते हैं, दक्कन का क्षेत्र भी शामिल है। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो अगर उत्तर पश्चिम का क्षेत्र देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, ये काबुल कंधार वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के ही तहत आता था। अब आगे चल के हम बताएंगे जैसे काबुल कंधार कैसे प्राप्त हुए चंद्रगुप्त मौर्य को, ये सारी चीजें हम बताएंगे। और एक चीज और आपको याद रखना है साथियों की मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहादेश में स्थापित हो गया था। इतना आपको याद रखना है। तो खास बात यह है, तो तमिलनाडु एवं पूर्वोत्तर भारत, क्योंकि अब देखिए तमिलनाडु तो स्पेशली बोला जाए तो तमिलनाडु साइड अगर आप जाते हैं दक्षिण भारत साइड, तो वहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलती है। पहला आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आप वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है साथियों, तो वेस्टर्न घाट वाला आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, ज्यादातर आपको पहाड़ियां बहुत देखने को मिलेंगी, या फिर नदी वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे शायद, या फिर साम्राज्य विस्तार, मतलब अगर देखा जाए तो कम्युनिकेट करना बहुत दूर हो गया। आप सोचिए कोई अगर राजा है पटना में बैठा हुआ है, पाटलिपुत्रा में, अब वहां से अब वो केरला तक अगर वो जाना चाह रहा है और उस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा हो जाता था, तो शायद ये भी वजह रही होगी कि चलो ठीक है काफी ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं थी। और यही चीजें आपको उत्तर पूर्वी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो जैसे आसाम, ये सेवन सिस्टर वाले जो हो गए, तो आसाम का कुछ हिस्सा तो आता था लेकिन पूरा का पूरा नहीं आता था। तो जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पे मौर्यों ने अपना शासन साम्राज्य स्थापित नहीं किया। अब इसका ये मेन चीज था कि देखिए ये जो थे समतल भूमि नहीं थी, मतलब मैदानी एरिया नहीं थे, पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे। और वहीं आप देखें दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत भी काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन के लिए था कि मतलब काफी ज्यादा हो चुका था साम्राज्य। अब वहां पे अगर और जितना दूर आप जाओगे फिर वो सिकंदर जैसी स्थितियां हो जाती कि एक तरफ से आप जीतते जा रहे हो, दूसरे तरफ से खत्म होता चला जाए, फिर कोई महत्व तो नहीं रह जाता है इतने बड़े फिर साम्राज्य का। ठीक है, तो एक तरफ से आप जीत रहे हो, पीछे से के पूरा का पूरा क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है, और लास्ट में आप देखते हैं सिकंदर की स्थिति क्या होती है। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि चलो ठीक है जितना है उस पर कंट्रोल बना के रखो। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई।
और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल साम्राज्य था तो उसमें पूरा का पूरा बिहार आता था, उड़ीसा आता था, बंगाल आता था, और आप देखेंगे तो दक्कन का क्षेत्र आता था। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो भारत का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा आ जाता था। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अगले जो शासक आते हैं तो सम्राट बिंदुसार, फिर उसके बाद आते हैं सम्राट अशोक। तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, या फिर आप कह सकते हैं जो मगध साम्राज्य था तो वो अपने सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पे पहुंचा मौर्य शासक सम्राट अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हुआ था तो याद रखना है जो पहले शासक आप देखते हैं मगध के जो पहले शासक थे वो थे बिंबिसार। तो बिंबिसार से स्टार्ट होके सम्राट अशोक तक का जो टाइम पीरियड था वो मगध का विस्तार के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि मगध आप देखेंगे तो मगध के जो पहले शासक हुए तो वो बिंबिसार हुए। बिंबिसार के बाद ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो राजाओं का जो क्रमागत चलता रहा, और सम्राट अशोक के बाद आप देखेंगे तो फिर लगभग क्या होता है कि जो भी क्षेत्र आप देखते हैं तो ज्यादातर क्षेत्रों पे सम्राट अशोक का रूल स्थापित हो चुका था। तो आप कह सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य का कहानी शुरू होती है महाजनपद बनने से, मतलब हर्यंक वंश आप देखते हैं तो बिंबिसार पहले शासक हुए हर्यंक वंश से। तो ये मगध साम्राज्य के आप देखते हैं तो वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंबिसार थे। और अगर आप देखेंगे तो जो मगध साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पे ले गए तो वो सम्राट अशोक थे जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। फिर उस समय अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक विस्तार करने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। यही वजह कि आप कह सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य का जो आप देखेंगे तो शुरुआत होती है हर्यंक वंश से, और मगध साम्राज्य जो अपने सबसे एक्सपेंशन के फॉर्म में आता है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक विस्तृत के फॉर्म में आता है, तो वो मौर्य वंश में आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में आता है। इतना क्लियर हो गया साथियों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब देखिए अभी हमने सिर्फ पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, जिसमें हमने जाना चंद्रगुप्त मौर्य का वंश से किस वंश से संबंधित थे, इसका रीजन क्या था, कौन कौन सी किताबें रही हैं जो फिलहाल क्या है। और अगर बात किया जाए तो देखिए जो बौद्ध ग्रंथ हैं तो बहुत से बौद्ध ग्रंथों में आपको ये सारी चीजें विवरण मिल जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। अगर कभी पूछा जाए कि कौन से बौद्ध ग्रंथों की बात हो रही तो देखिए दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, इन सभी में आप देखेंगे तो मौर्य वंश से संबंधित सारी जानकारियां आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखना है साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीजें अभी जानना जरूरी है। फिर उसके बाद हम जानेंगे बिंदुसार के बारे में, फिर सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा साथियों वो होगा अशोक की आंतरिक एवं परराष्ट्र नीति, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी ऑफ अशोका के बारे में बात करेंगे। फिर अशोका का धम्म, अशोक की धम्म नीति, इसके बगैर तो बिना है ना, इसको पढ़े बगैर फिर प्राचीन भारत के इतिहास को आपने नहीं पढ़ा, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अशोक की धम्म नीति, अशोक द्वारा धम्म के प्रचार प्रसार के क्या क्या उपाय किए गए, ये सारी चीजें। उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के बृहद शिलालेख, जिसमें आप देखेंगे तो जो 14 आदेश थे कौन कौन से थे और प्रत्येक शिलालेखों में किस किस के बारे में वर्णन मिलता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और अशोक से संबंधित और अन्य जो वेरियस फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे अधिकारियों की बात करेंगे। जैसे सीता अध्यक्ष हो गया, जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था वो सीता अध्यक्ष होता था। फिर एक होता था लोहा अध्यक्ष जो धातु विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर एक होता था लक्षणा अध्यक्ष जो छापे खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। तो ऐसे जो भी अधिकारियों के बाद तो चर्चा की गई है, जिसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो देखिए एक बुक ज्यादा जरूरी नहीं है, आप बहुत सारी बुक्स का पढ़ेंगे तभी आपको एक आप अप्रोच डेवलप कर पाएंगे किसी भी टॉपिक को लेके। और बात रही है तो इसके लिए सोर्स क्या रहा है, तो देखिए जो हम पढ़ाए हैं इसका सोर्स रहा है दृष्टि आईएएस का जो नोट्स है, और प्लस
और बाकी आप देखेंगे तो विजन आईएएस का हो गया। तो 3-4 कोचिंग्स का जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको बेस बना के हमने समझाया है चीजों को। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।